हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। और हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, मतलब कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा पर उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और उसको चेंज करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, वेलोसिटी की चेंज के कारण एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका डेरिवेशन हम देख चुके हैं। और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। पर अगर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, तो वहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है। आज वही हमारा टॉपिक है। Tangential acceleration and normal acceleration. What is meaning of normal acceleration? Centripetal acceleration. Okay, जैसे हमारे पास में कोई सर्कल है, और पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे v वेलोसिटी से, v स्पीड से मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन, अगर ये स्पीड वेरी कर रही है तो दो टाइप के एक्सेलरेशन देख सकते हैं। एक एक्सेलरेशन होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो सेंटर की तरफ होगा। ए एन, जिसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है ए एन, जिसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर इसका स्पीड या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो एक एक्सेलरेशन और होगा जिसे हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये एटी क्या है? एटी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों है? ये है ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, और ये क्यों है? ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड, in magnitude, and these two vectors are always perpendicular to each other. दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हमको नेट एक्सेलरेशन फाइंड करना है, अगर इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो नेट एक्सेलरेशन कुछ ऐसा होगा। और वो जो नेट एक्सेलरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ ए सी या फिर ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ए एन का वैल्यू, अगर हम यहाँ पर ए एन दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू देखें तो वो होगा वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पर इस स्लाइड पर हमने क्या देखा? हमने देखा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, हमने देखा नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है। और नेट एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला हमारे पास नेट एक्सेलरेशन फाइंड करने का है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में चूंकि हमको बात करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन, और यहाँ पर हम किसी भी एक्सेलरेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई पार्टिकल यहाँ पर इस कर्व्ड पाथ पर मूव कर रहा है, है ना? तो कर्व्ड पाथ पर मूव करने के लिए एक एक्सेलरेशन जो कि टेंजेंशियल होगा, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसकी स्पीड की वैल्यू बढ़ाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा। और एक एक्सेलरेशन होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। मतलब कभी भी हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक है नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम एक
टेंजेंट ड्रॉ करके उस एक्सेलरेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इस कॉन्सेप्ट का हेल्प हम यूज कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने पर। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि कैसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करेंगे, या फिर किसी कर्व पाथ पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है ना। जैसे कि ये कर्व्ड पाथ हमने अभी कंसिडर किया था, और इस कर्व्ड पाथ के किसी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंशियल सर्कल ड्रॉ करें, हमने एक टेंजेंशियल, ये है एक टेंजेंशियल सर्कल जो उसको टच करते हुए जाता है, ये है टेंजेंशियल सर्कल, टेंजेंशियल सर्कल जो उसको टच करते हुए जाता है, और इसका जो रेडियस होगा, इसका जो भी रेडियस होगा, एक और हमने यहाँ पर सर्कल कंसीडर किया, ये भी एक टेंजेंशियल सर्कल है किसी भी पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर टेंजेंशियल सर्कल है, ये इस पॉइंट पर टेंजेंशियल सर्कल है। ओके, और इन टेंजेंशियल सर्कल का जो भी रेडियस होगा उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो भी रेडियस होगा, ये जो भी रेडियस होगा उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे यहाँ पर जो भी रेडियस होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कैसे करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले नॉर्मल, या फिर सबसे पहले जो एक्सेलरेशन है उसका नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट फाइंड द नॉर्मल कंपोनेंट, द नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ऑफ एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करेंगे। ओके, अच्छा, अब एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड कर लिया, ये ए एन हमको पता चल गया, और इसको हम लिखेंगे वी स्क्वायर बाय आर। क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर बाय आर। और यहाँ से क्योंकि हमको पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो यहाँ से आर का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, आर का वैल्यू होगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एन। ओके, तो इस फार्मूले की हेल्प से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और जेई और नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये फार्मूला देखा, अब हम नेक्स्ट इस पर रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ओके, इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है अ पार्टिकल is projected at angle theta with horizontal with velocity v। ओके, हमने एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। ओके, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल के साथ में हमने यहाँ पर थीटा एंगल पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, तो ये उसका कर्व्ड पाथ है। ओके, यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज अवर वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको हमने एक्स कंसिडर किया, को वाई कंसिडर किया, और हमने वी वेलोसिटी से यहाँ पर थीटा एंगल पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। ये है वेलोसिटी वी और ये है एंगल थीटा। ओके, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 0। ये इस पॉइंट पर हमको टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, तो अगर इस पॉइंट पर टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल, टेंजेंशियल सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा एक टेंजेंशियल सर्कल है। ओके, हम हमारे वीडियो को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, तो आपको और क्लियरली यहाँ पर दिखेगा, ये हमारा एक टेंजेंशियल सर्कल है। ओके, और इस टेंजेंशियल सर्कल का जो रेडियस है, तो सबसे पहले हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है वो है वर्टिकल डाउनवर्ड जी। ओके, वर्टिकल डाउनवर्ड जी, और इसका एक कंपोनेंट जो होगा, है ना, अगर हम यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये हॉरिजॉन्टल था, इस हॉरिजॉन्टल के साथ में ये एंगल थीटा है, तो डेफिनेटली दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और इसका नॉर्मल कंपोनेंट कितना आएगा, वो होगा जी कॉस थीटा।
तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट में हम नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं एट टी इक्वल टू ज़ीरो। एट टी इक्वल टू ज़ीरो मतलब कि हम स्टार्टिंग पॉइंट पे थे और टी इक्वल टू ज़ीरो पर जो नॉर्मल कंपोनेंट आया वो आया माइनस जी कॉस थीटा। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों लिया है? क्योंकि वो डाउनवर्ड है। और अगर हम टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करें तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऐसा बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा माइनस जी साइन थीटा। क्या होगा? माइनस जी साइन थीटा। सेकेंड पार्ट हम बात करते हैं, एट हाईएस्ट पॉइंट हमको टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करना है। इसी का बी पार्ट हम देखें तो यहाँ पर लिखेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट। अगर हम एट हाईएस्ट पॉइंट टेंजेंशियल कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो हम हाईएस्ट पॉइंट पर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ओके, हाईएस्ट पॉइंट पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल के हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम ग्रेविटी देखेंगे तो वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा। ओके, ग्रेविटी देखें तो वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा, इस रेडियस के अलोंग लगेगा जी। तो यहाँ पर केवल नॉर्मल कंपोनेंट ही प्रेजेंट होगा जो कि होगा माइनस जी। अगर हम टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करें तो वो होगा ज़ीरो। टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना होगा? ज़ीरो होगा। केवल नॉर्मल कंपोनेंट ही प्रेजेंट होगा जो कि माइनस जी के बराबर होगा। तो इसका सेकंड पार्ट जो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट हमको फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पार्ट नंबर 2, बी पार्ट हम इसका देख रहे हैं। ओके, तो बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कलर ले लेते हैं। ओके, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो टी इक्वल टू ज़ीरो पर जो नॉर्मल कंपोनेंट है, टी इक्वल टू ज़ीरो पर जो नॉर्मल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, उसका मैग्नीट्यूड है जी कॉस थीटा। क्या है? जी कॉस थीटा। और इसको हम लिखेंगे वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। यहाँ पर वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी कितना है? वी। तो यहाँ से हमको आर पता चल जाएगा और आर कितना होगा? आर इक्वल टू होगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा, और यही रेडियस ऑफ कर्वेचर टी इक्वल टू ज़ीरो पर होगी। ओके, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर टी इक्वल टू ज़ीरो पर होगी। इसका बी पार्ट अगर हम देखें, हाईएस्ट पॉइंट पर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, ये फर्स्ट ए पार्ट इसका हम लिख लेते हैं। और अगर बी पार्ट हम देखें कि हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो वहाँ पर जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो है जी, और वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी होगी वी कॉस थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होता है? वी कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे वी कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ से आर हमको पता चल जाएगा, आर कितना होगा? वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, और यही रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से हमने सीखा हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम कैसे एक्सेलरेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। अभी हमने सर्कुलर मोशन के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।